नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट के इस विशेष सत्र में। हम बंगाल में हैं और हमारे साथ इस वक्त हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो लगातार बंगाल के दौरे कर रहे हैं और मकसद है बंगाल में बीजेपी के कुनबे को इस बार सत्ता तक लेकर आना। और आज भी अमित शाह ने बंगाल में बड़ी रैलियां की हैं, परिवर्तन यात्रा की है। तो सबसे पहले अमित शाह जी, आपका स्वागत है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के इस मंच पर। और आपने नाम दिया है परिवर्तन यात्रा, तो परिवर्तन आते हुए देख रहे हैं कि नहीं? देखिए, परिवर्तन यात्रा नाम रखने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सिर्फ मुख्यमंत्री परिवर्तित करना नहीं है, सत्ताधारी दल को बदलना नहीं है, ना कोई एमएलए मंत्री को बदलने के लिए हम परिवर्तन यात्रा लेकर निकले हैं। हमारा मकसद है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन करना। और स्थिति में परिवर्तन तब होता है जब जन जन के अंदर इच्छा और आकांक्षा हम जगाएं कि लोकतांत्रिक तरीके से जो गलत चल रहा है उसको रोकें और कुछ अच्छा शुरू करें। तो हमारा जो एजेंडा है, बंगाल के जनमानस के अंदर अभी जो चल रहा है उसको रोकने की इच्छा जगाना और उसको परिवर्तित करने की इच्छा जगाना। और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता हमारे साथ है, क्योंकि बंगाल की जनता कभी नहीं चाहेगी अभी का जो बंगाल है वो फिर से 5 साल तक ऐसा ही रहे, ज्यादा वर्स्ट हो जाए। ये बंगाल की जनता कभी नहीं चाहेगी। तो ये परिवर्तन वोटों में या सीटों में कितना परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप तो टीम को टारगेट देकर खिलाने वाले कप्तान हैं? देखिए, अभी शुरुआत है, आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित है। इतने ही आत्मविश्वास के साथ थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी भी यहां बैठी थी और उन्होंने कहा कि पिछली 2 बार से ज्यादा सीटें हम लेकर आएंगे। चलो, अच्छी बात है। किसको सही माने? अब ये तो परिणाम ही बताएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में जब से आपने चुनाव का मोर्चा बंगाल में खोला है बीजेपी का और परिवर्तन यात्राएं आप निकाल रहे हैं, एक के बाद एक आपकी पार्टी को दिक्कतें सामने आ रही हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, उस वक्त हंगामा भी हो गया उस यात्रा के दौरान। और आपके प्रदेश अध्यक्ष को तो एक अनुमति के पहले ये तक कहना पड़ा, अनुमति मिल गई तो चंगा, नहीं तो होगा पंगा। लोकतंत्र में ऐसा क्यों? आपका सवाल तो बहुत सही है, मगर एड्रेस गलत है। नहीं, उनसे अनुमति देने का काम ममता बनर्जी ने करना है, लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम उनका है। मगर मैं इतना कहता हूं कि वो अनुमति दे न दे, उनके गुंडों को जो इंस्ट्रक्शन दे, भारतीय जनता पार्टी ना रुकेगी ना थमेगी। हम हमारे लक्ष्य को अचीव कर रहेंगे। ये टकराव की स्थिति क्यों है? क्योंकि चुनाव तो हर राज्य में होता है, हर राज्य में आप लोग लड़ते भी हैं, ऐसी परिस्थितियां और जगह तो नहीं आती हैं, क्यों? यहां कुछ विशेष है? नहीं, विशेष कुछ नहीं है। पहले भी यहाँ पर हिंसा होती थी, कम्युनिस्ट जब थे तब भी हिंसा होती थी और अब भी होती है। मुझे लगता है हमारी सरकार बनने के बाद ये संस्कृति, ये कल्चर बदलेगा। ये बंगाल का कल्चर है या कम्युनिस्ट कल्चर था जिसको बंगाल का कल्चर कभी ऐसा नहीं रहा। बंगाल ने विश्व को अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां भेंट दी है, भारत को भी दी है। ये बंगाल की संस्कृति नहीं है, एक राजनीतिक कल्चर विगत 30-35 सालों के अंदर बना है। मुझे लगता है अब सर्किट ब्रेक होने जा रही है। तो रैलियों में केवल जय श्री राम बोलते हैं या जय बांग्ला भी बोलते हैं? हम तो जो जनता चाहती है वो सभी बोलते हैं। क्या क्या चाहती है जनता, आज बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि अब दीदी नहीं है, बोलने में मुझे दिक्कत नहीं है, चिढ़ेगी नहीं। टीवी पर मुझे तो मालूम नहीं है वो जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती है इतना। और जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है।
अगर ये धार्मिक नारा होता तो मैं बंगाल की जनता की नस नस को जानता हूं, कभी स्वीकृति ना आती। जय श्री राम प्रतीक है एपिसमेंट के खिलाफ का, तुष्टीकरण के खिलाफ का। अगर आपको बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा निकालने के लिए हाईकोर्ट के द्वार खटखटाने पड़ेंगे, बच्चे वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा नहीं कर पाएंगे, रामनवमी के दिन आप शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए, कहां जी रहे हैं हम, किस स्थिति में पहुंचा दिया। और ये जय श्री राम का नारा जो आक्रोश के साथ सुनाई पड़ता है, वो आक्रोश ममता बनर्जी की सरकार की तुष्टीकरण की, एपीसमेंट की, वोट बैंक की राजनीति की जो इंतहा हो गई, एक लिमिट आ गई है, इसके खिलाफ। और ये नारा परिवर्तन का नारा है, मेरी बात याद रखकर चलिए। आप लोग ये नारा वाकई इसलिए लगाते हैं कि आपके दिल के करीब है, या इसलिए लगाते हैं कि ममता बनर्जी चिढ़ती हैं आपके हिसाब से? देखिए, मुझे मालूम नहीं है आपको राजनीति को कितना नजदीक से देखने का अनुभव है। नारे तभी बनते हैं जब जनता इसको स्वीकार करती है, चाहे वो वंदे मातरम का हो, चाहे इंकलाब जिंदाबाद का हो, चाहे भारत माता की जय का हो, चाहे जय श्री राम हो। जनता जब इसको स्वीकारती है तभी नारे जनता के नारे बनते हैं, वरना नेता बोलते रहते हैं। लेकिन जय श्री राम तो इस देश की संस्कृति का नारा है ना सर, वो चुनाव का नारा तो नहीं है कभी भी। नहीं, चुनाव में लग रहा है भाई, चुनाव और संस्कृति को क्यों आप अलग करते हो? संस्कृति हमारा चुनाव का मुद्दा है, हमारा चुनावी मुद्दा ही बंगाल का कल्चर है, एक प्रमुख मुद्दा है। क्यों अलग कर रहे हो आप इसको? क्या चुनाव सिर्फ इकोनॉमिक इश्यू पर लड़े जाएंगे, सिर्फ राजनीतिक इश्यू पर लड़े जाएंगे, कि सिर्फ सुरक्षा के मुद्दे पर लड़े जाएंगे? संस्कृति समाज जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका मतलब वो सही कह रही हैं कि आप जानबूझ के धार्मिक और अरे भाई, पहले भावनात्मक मुद्दों पहले आप तय कर लो। अभी कहते हो ये सांस्कृतिक नारा है और अभी कहते हो धार्मिक नारा है। तुम तो तय करो, और चीजें भी जोड़ रहा हूं, पहले तुम तो तय करो कि नारा सांस्कृतिक है या धार्मिक है। दो सवाल में दो आप बात करते हो भाई। मैं और चीजें भी जोड़ रहा हूं साथ में ना, जी, कि उनका ये आरोप है कि आप धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को उठाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं। धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को भी उठाना चाहते हैं। हमारा बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, हमारा घुसपैठ का मुद्दा है, हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का मुद्दा हमारा है। यहां पर जिस प्रकार से इकोनॉमी हर मोर्चे पर फैल गई है वो मुद्दा है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना नीचे आया है बंगाल का, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, वो हमारा मुद्दा है। शिक्षा व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, वो हमारा मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हैं, उसमें एक ये भी है। आज जब वो आई तो हमने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम, उसमें अचानक आप इस तरीके से खड़ी हुई और ऐसी आपने बात कर दी, क्यों? जय श्री राम के नारे से चिढ़ी क्यों? तो उनका कहना था कि मैं जय श्री राम के नारे से नहीं चिढ़ी थी, मैं भी जय सिया राम बोलती हूँ, लेकिन वहां एक राजनेता के नाम के नारे लग रहे थे, मेरा गुस्सा उससे था। बीजेपी ने उसको ये कह के प्रचारित कर दिया कि जय श्री राम के नारे से ममता शायद चिढ़ती है। ममता दी के अलावा किसी ने नहीं सुना। आपकी चैनल ने भी यही कहा कि जय श्री राम के नारे से चिढ़ी है। हो सकता है हम गलत बोले, आप तो न्यूट्रल चैनल माने जाते हो। माने क्यों जाते हैं, है नहीं क्या? मैं क्यों इतना अभी सर्टिफिकेट देने में देरी है, मगर माने तो जाते ही हो। जब मांगते नहीं है तब तो देते हैं सर्टिफिकेट, जब मांग रहे हैं तब आप अवॉइड कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं इस चीज से। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पूरी बीजेपी का ये आरोप लगाया जाता रहा बंगाल की सरकार पर कि ममता बनर्जी किसान निधि का पैसा जैसे सरकार केंद्र की देना चाहती है, ये पहुंचने नहीं देना चाहती। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमने तो केंद्र को चिट्ठियां लिखी, लेकिन इन्होंने सही ढंग से जवाब ही नहीं दिया। सच्चाई क्या है आज आप बताइए। चिट्ठियां नहीं, चिट्ठी लिखी है। पहले मैं थोड़ा सुधार कर दूं, वो भी 15 दिन पहले। अब इसकी जो पद्धति है बंगाल के किसानों ने समझनी चाहिए। ये जो पैसा होता है इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है, भारत सरकार सीधा किसान के अकाउंट में डालती है। इसके लिए किसान का सर्टिफाइड सूची चाहिए राज्य की ओर से, इसके सामने उसका बैंक अकाउंट का नंबर चाहिए। ममता दीदी को पूछिए कितने बैंक अकाउंट नंबर भेजे हैं आपने। सिर्फ फेस सेविंग के लिए चिट्ठी भेज दी, और क्यों इतनी देरी हुई? सहमति के लिए भी क्यों इतनी देरी हुई? अभी तो कंप्लायंस पूरा तो है ही नहीं। मगर मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से बंगाल के किसानों को बता रहा हूं, आप जरा भी चिंता न करिए। अभी अभी मोदी जी ने कहा है जो 12,000 रुपया किसानों का चला गया ममता
बनर्जी के विंडिक्टिव अप्रोच के कारण वो 12,000 रुपया भी हमारी सरकार बनने के बाद हम यहाँ के किसान को लौटाएंगे, देंगे और नया 6,000 रुपया भी देंगे। आज आपने जो रैलियां की उसमें CAA का भी जिक्र आया और बंगाल को लेकर CAA का मामला हमेशा से तूल पकड़ता रहा, तनाव उसमें बढ़ता रहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो नहीं होने देंगे और आपने आज एक बार फिर भाई अब उनको करना भी नहीं है, हमें करना है बाद में, अप्रैल के बाद उनको नहीं करना है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूं। सरकार बदल जाएगी, अब उनको कहां करना है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं करने की कोशिश कीजिए, हम फिर आंदोलन करेंगे। चलिए भाई, सबका अपना अपना एक रोल होता है, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, सभी व्यूज डेमोक्रेसी के अंदर सब रखते हैं। लेकिन कितने आंदोलन झेलेगा देश? पहले 3-4 महीने CAA का आंदोलन चलता रहा, किसानों का अभी चल ही रहा है, ये फिर से कह रहे हैं आप दोबारा बात कीजिए, हम फिर आंदोलन पे बैठ जाएंगे। देखिए, देश की पार्लियामेंट ने बनाया हुआ कानून है और इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है और शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी है। ममता बनर्जी का यह भी आरोप है कि असदुद्दीन ओवैसी असल में बंगाल आ नहीं रहे हैं, आप ला रहे हैं उनको। पहले भी कहा जाता रहा कि बीजेपी उनके हेलीकॉप्टर में तेल डलवाती ऐसा है। कोई नहीं मानेगा, ओवैसी हमारे कहने से आएंगे। आप नहीं मानते, बाकी लोग नहीं मानते हो शायद, लेकिन आप जिनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो तो लगातार कह रही हैं ये बात। आप जहां जहां चुनाव लड़ते हैं, बिहार में चुनाव लड़े, वहां भी ये कहा विपक्ष ने कि आप उतार रहे हैं उनको। मगर हम ऐसा कैसे कहे कि ओवैसी जी आप सिर्फ हैदराबाद में चुनाव लड़िए, देश का संविधान बदल दे क्या? वो तो हर एक व्यक्ति को, हर एक पार्टी को आजादी है अपनी पार्टी को एक्सपांड करने का, अपनी पार्टी को लेकर लोगों के बीच में जाने का। वोट देना न देना जनता को तय करना है। वो फुरफुरा शीफ के जो पीरजादा हैं उनके साथ एक गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में कोशिश ये भी है कि लेफ्ट कांग्रेस का भी गठबंधन हो जाए। आपको लगता है इस तरह के गठबंधन होंगे तो आपको नुकसान होगा या ममता को नुकसान होगा? किसको नुकसान होगा? देखिए भैया, ऐसे जो चीज मेरे हाथ में नहीं है इसके बारे में मैं क्यों सोचूं? ये सभी स्वतंत्र पार्टियां हैं, स्वतंत्र व्यक्तियां हैं। अपना गठबंधन किसके साथ करना, चुनाव कैसे लड़ना, वो उनको देखना है। हम हमारी तैयारी कर रहे हैं, बंगाल की जनता को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें 200 से ज्यादा सीटें मिलेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। लेकिन इतना कैलकुलेशन तो आप करते हैं ना, क्योंकि आप ही चाणक्य हैं पार्टी के, तो ये गिनती तो आप ही करते होंगे कौन किसके साथ जाएगा, तो वोट का डिस्ट्रीब्यूशन किधर बटेगा। नहीं, मगर कौन जाएगा वो जाएंगे तब देखेंगे। अभी तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उन पर, ना ममता दीदी पर है, ना कम्युनिस्ट पर है, ना कांग्रेस पर है। ममता दीदी तो कह रही हैं कि कम्युनिस्टों का सारा वोट आपको गया, इसलिए लोकसभा में आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ। चलिए, वो उनका एक एनालिसिस हो सकता है। आपको नहीं लगता ऐसा? मैं ऐसा मानता हूं हमारे वोट बड़े हैं, ममता के आए या कम्युनिस्टों के आए, वो कोई नहीं ढूंढ सकता। मुझे मालूम नहीं ममता दीदी ने कैसे ढूंढा है, हमें वो थ्योरी सिखा दे तो हम थोड़ा एनालिसिस हम भी कर दे। पिछली बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में बंगाल में क्या अंतर आप महसूस कर रहे हैं? पिछली बार के चुनाव में बंगाल की जनता पसोपस में थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है या नहीं जीत सकती है। इस बार बंगाल की जनता को भी भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और परिवर्तन करेगी। ये बहुत बड़ा अंतर है। जनता के मन में पिछली बार एक शंका थी, जब मैं कहता था 20 सीटें जीतेंगे तो ऑडियंस में से काफी लोग ऐसे दिखते कहां से आए हैं भाई, मतलब मैं कहां से आया। अब मैं कहता हूं कि 200 सीट, तो अब क्या ऐसे देखते 200 क्यों बोल रहे हैं, ज्यादा आएगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो 200 क्यों बोल रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं बोलते? फिर मैं 200 से ज्यादा ही कहता हूं, कोई 200 आंकड़ा? का आंकड़ा कहता हूं, 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के बंगाल के चुनाव का क्या है? ममता को हटाना ये मुद्दा है, ना जय श्री राम ये मुद्दा है, किसान ये मुद्दा है, राजनीतिक हिंसा मुद्दा है, नंदीग्राम मुद्दा है, क्या है आपकी नजर में? देखिए, हमारे आजादी के आंदोलन में गोखले जी का एक बयान था कि बंगाल जो आज सोचता है देश 50 साल बाद वो सोचता है। इतना कंट्रीब्यूशन हर क्षेत्र में बंगाल का था, चाहे साहित्य हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे अनुसंधान हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन हो। और राष्ट्रभक्ति के मामले में बंगाल कभी पीछे नहीं हटा। एक बहुत बड़ा
इतिहास है आज़ादी के दोनों प्रकार के हिंसक और सशस्त्र और अहिंसक आंदोलन के अंदर बंगाल के कंट्रीब्यूशन का। हर मोर्चे पर बंगाल आगे रहता था और आज जो देखते हैं वो देखकर दुख होता है। हमारा प्रयास है कि परिस्थिति बदलनी चाहिए और बंगाल सीमावर्ती राज्य है। बंगाल की सीमाएं पोरस होती है तो देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ घुसपैठ इतनी बड़ी मात्रा में हो रही है कि एक ऐसी सरकार चाहिए जो घुसपैठियों को वोट बैंक की दृष्टि से न देखे, घुसपैठियों को देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखे। इसलिए हम इस चुनाव के अंदर बड़े दमखम के साथ लड़ रहे हैं और मुझे भरोसा है कि बंगाल की जनता ने लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया, उसके बाद लंबे समय तक कम्युनिस्टों को मौका दिया है, उसके बाद 10 साल तक ममता दीदी को मौका दिया है। इस बार हमें जरूर मौका देगी कि एक बार मोदी जी के नेतृत्व में हम सोनार बांग्ला बनाने का प्रयास करें और सफल प्रयास करें। 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ममता दीदी उन्हें गिफ्ट भेजती हैं और आज का चुनाव प्रचार जो हम देख रहे हैं उसमें जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, ये कड़वाहट क्यों आ गई है अचानक? हमारी ओर से कोई कड़वाहट नहीं है। मेरा पूरा का भाषण आप एनालिसिस कर लीजिए, मैंने कोई कटु बात नहीं की। मगर आपके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको उससे अगर उनको चिढ़ आ जाती है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार होता है। आपके राज्य में घुसपैठ हो रही है, इससे अगर वो चिढ़ रही तो घुसपैठ होती है। किसान का 12,000 रुपया आपने रोक लिया है, इससे चिढ़ जाती है तो आपने रोका है। आपने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को रोककर बंगाल के गरीब को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का खर्चे से मुक्ति दिलाने का प्रयास को रोका है। अगर हम सत्य कहेंगे और किसी को गुस्सा आता है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हमने राजनीतिक मर्यादाएं तोड़कर कभी कटुता नहीं बनाई। हमने उनसे भी ये सवाल पूछा था आज कि इतनी कड़वाहट क्यों है। उन्होंने कहा कि अमित शाह आते हैं, वो कहते हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे, निकाल बाहर करेंगे, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो मैं क्या कहूंगा, संभाल कर रखेंगे ऐसा कहूंगा? मैं उखाड़ने ही आया हूं सरकार को भैया। यहां मेरी सरकार तभी आ सकती है जब ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो मैं ये कहूं मैं ममता बनर्जी की सरकार को संभाल कर रखूंगा? क्यों कहूं? ठीक नहीं चल रही है दीदी आपकी सरकार, ये उखाड़ने जैसी। इसीलिए मैं कहता हूं बंगाल की जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दे एक बार। उनका आरोप यह है कि इसीलिए बंगाल के चुनाव में हिंसा हो रही है, क्योंकि ये उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। तो उखाड़ कर फेंक दें तो वो कहें हम नहीं उखड़ेंगे, इसमें हिंसा क्यों करती है? उनको कहना चाहिए कि नहीं भाई हम नहीं उखड़ेंगे, आप प्रयास करो जाओ। हिंसा किस तरफ से है? कार्यकर्ता तो आपके भी मारे जा रहे हैं, कार्यकर्ता उनके भी मारे जा रहे हैं। उनके कितने मारे गए आपने लिस्ट किया है ना? आप अपने मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता। सुनो ना भैया, मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता मारे गए। जरा ममता दी उनका लिस्ट प्रसिद्ध करे। वो तो कहती हैं अनजान भी कोई मर जाता तो आप लोग जाके उसके घर खड़े हो जाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता था। बाद में परिवार मना कर देता है कि नहीं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था पार्टी। वो आप डराती हो तब। उनकी सारी सदस्यता की चिट्ठियां हम दिखाने के लिए तैयार है, अगर ममता दीदी सच्चा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो। और मैं बताना चाहता हूं, ऐसे आपके गुंडे बचेंगे नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पाताल से ढूंढ कर उसको ढूंढ लेंगे और हमारे कार्यकर्ता को जिन जिन ने हत्या करी है उसको कानून के दायरे में ले जाएंगे, जेल में पहुंचाएंगे। ऐसे बचेंगे नहीं। वो कैसे ले जाएंगे अगर वो आपकी अपनी पार्टी की सदस्यता ले चुका होगा? जिस तरीके से भर्ती अभियान चल रहा है आपके यहाँ, तो लोग कह रहे हैं कि भगवा टीएमसी बन रही है बंगाल में दूसरी। ऐसा है रोहित भाई, आपके लिए ऐसे सवाल पूछना बहुत सरल है। मेरी पार्टी की 3 स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी है, मंडल स्तर पर है, जिला स्तर पर है और प्रदेश स्तर पर है। ये तीनों स्क्रीनिंग कमेटी जिसका नाम अप्रूव करती है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अप्रूव करते हैं। ऐसा इतना सरल नहीं है। तुम मांग लो सदस्यता, देखो। मैं टीएमसी से नहीं हूं ना अभी। नहीं मैं टीएमसी से रहता तो मैं भी कोशिश कर लेता शायद, लेकिन टीएमसी से नहीं हूं। मेरा सवाल यह है सर, जिसको आपने अपनी सदस्यता प्रक्रिया बता के मुझे लगता है थोड़ा सा टाल दिया, कि क्या आपकी पार्टी के भीतर आपके अपने कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर कोई आपत्ति, कोई नाराजगी, कोई विरोध नहीं होता कि आप दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं उन्हीं के लोगों को लिए जा रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से सुख बुगाहट होती है, मगर मेरी पार्टी डिसिप्लिन पार्टी, हम खुले मन से चर्चा करते हैं। जब कहेंगे इनफ हो गया, इनको सदस्यता देनी है, तब कोई बोलेगा नहीं, सब निर्णय को स्वीकार करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं वो भी आपके यहाँ के साफ हो जाते हैं?
कोई साफ नहीं होता है। किसी का केस हमने विड्रॉ किया है तो एक लाओ, हमने किसी का केस विड्रॉ नहीं किया, वो कायदे की अदालत में चलते ही है केस सारे। जेल में भी तो नहीं गया कोई जो आपकी पार्टी में आ गया, जिनके लिए आप लोग खुद नहीं, वो कहते थे कि ये देखिए वहां थे भ्रष्टाचार तब- की मूर्तियां हैं। भैया वहां थे तब भी नहीं गए थे। इनके खिलाफ अगर प्रूफ होता तो उस वक्त भी चले जाते हैं, हमारे यहाँ आकर बचे ऐसा नहीं है। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 10 साल का भ्रष्टाचार, 10 साल की बोरियत कि अब हो गया इनका, या फिर बीजेपी को अब ये लगने लगा है कि यही हमारा सही समय है इसलिए अब यहां बदलाव होगा? हमारा सही समय हम तय नहीं कर सकते, जनता तय करती है। ये लोकतंत्र है, किसी के कहने से कोई वोट दे देगा ऐसा नहीं होता है। जनता बड़ी मैच्योर होती है, सही समय किस पार्टी का है वो जनता को तय करना है। परंतु मैं इतना निश्चित मानता हूं कि बंगाल का आज जो स्वरूप होना चाहिए था वो स्वरूप आज बंगाल का शायद नहीं है। बंगाल के स्वरूप को बदलना चाहिए, बंगाल के जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए, बंगाल के अंदर मुक्त मन से सभी धर्म के लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार जीने चाहिए। उनको त्योहार अपने मनाने के लिए हाईकोर्ट में नहीं जाना पड़े, टोलबाजी बंद होनी चाहिए, गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए और सभी डायमेंशन से बंगाल डेवलप होना चाहिए। आप बंगाल को वापस सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं, ममता बनर्जी कहती हैं कि ये बंगाल के बारे में जानते ही नहीं है, बंगाल की संस्कृति के बारे में इनको पता नहीं है, ये लोगों के नाम गलत लेते हैं, गलत मूर्तियों पर मालाएं चढ़ा देते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ देते हैं। इस तरह के आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। चलिए इनके आरोप है, मेरे कोई कार्यकर्ता जवाब देंगे इसका। आप नहीं देना चाहते इसमें से किसी पर जवाब? देखिए हर चीज का जवाब मैं नहीं दे सकता, मुझे भी मेरा लेवल बनाना होता है भाई, मेंटेन करना होता है। लेकिन एक जवाब आपने देश की संसद में दिया जिसमें आपके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि आप गुरुदेव की कुर्सी पर जाकर बैठ गए थे। इसके पहले ममता दीदी ने यहाँ लगाया था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। संसद ऐसी प्रक्रिया है, देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पंचायत है, इसका रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए, इसके रिकॉर्ड पर झूठ आरोप नहीं रहने चाहिए, इसलिए मैंने रिकॉर्ड क्लियर किया है। इसके बाद में ना मैं इसको प्रिविलेज में ले गया हूं, ना कहीं नहीं ले गए, बोल गए भाई, हमने रिकॉर्ड क्लियर कर दिया। इसके पहले ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाया, उनका सुनकर ही वो सीधे अंदर बोल पड़े, तो ममता जी को हमने कोई जवाब नहीं दिया था, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि उनको लोग अब मानते नहीं है। लेकिन वहां आप संसद में जब खड़े हुए तो नेहरू जी और राजीव गांधी की फोटो भी निकाल के ले गए। ये तो स्वाभाविक, ये लोग बैठे थे। ये तो मैं इतना समझा रहा था कि इसको क्यों ऐसा लगता है कि नेता वहां बैठ सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता पहले बैठ चुके हैं, बाकी कोई पार्टी का तो बैठ नहीं सकता ना वहां। रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी में कौन बैठने की हिमाकत करेगा? इतना सम्मान है देश के लोगों को इनके प्रति कि कोई नहीं बैठेगा, मगर उनको क्यों लगा कि मैं बैठा, क्योंकि इनकी पार्टी के लोग बैठ चुके हैं। देश की संसद में इस समय जो चल रहा है, खासतौर पर प्रधानमंत्री का जब भाषण हो रहा था उस वक्त सदन में विपक्ष ने वॉकआउट किया। आपने खुद खड़े होकर एक बात पर आपत्ति जताई कि मुझे तथ्यों के साथ रखना पड़ेगा, जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया यहाँ। उसके बावजूद विपक्ष ये कह रहा है कि आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप बात नहीं करना चाहते। गतिरोध कहां पर है? जरा भी गतिरोध नहीं। आप देखिए संसद चल रही है मेरे हिसाब से। विपक्ष कह रहा है कि हम आज तो मैं नहीं गया, मगर संसद चल ही रही, कहीं गतिरोध नहीं। विपक्ष कह रहा है, वॉकआउट तो करते हैं, जब कोई मुद्दों का जवाब नहीं होता है तो छोड़ जाते हैं। विपक्ष कह रहा है हम किसान के बिलों पे बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार करने को तैयार नहीं है। तो करेंगे, वो करें ना, सेशन अभी आने वाला है। इतना ही हमारा कहना था कि जब भी बजट सेशन होता है तो उसके दो हिस्से पहले हिस्से में होते हैं। एक राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा, इसके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, और दूसरा बजट पर चर्चा। तो ये प्रायोरिटी होती है, तो हमने कहा है प्रायोरिटी समाप्त होने के बाद आप कभी भी चर्चा करो। जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है इस वक्त, खासतौर पर देश की राजधानी के बॉर्डर पर जिस तरीके की परिस्थितियां हैं पिछले कुछ समय से, आपको लगता है उसका असर बंगाल में पड़ेगा? मुझे लगता है बंगाल में कहीं पर भी किसी भी किसान ने कोई ना धरना कराए ना प्रदर्शन कराए। जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं बंगाल में किसानों के, वो 6,000 रुपया प्राप्त करने के लिए हो रहे हैं, जो ममता दीदी उनको भेजती नहीं है। यहाँ पर ये 3 कानूनों के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है। इस परिस्थिति में जब ममता बनर्जी यहाँ बैठ कर कह रही हैं, बंगाल में रैलियों में जाकर कह रही हैं कि आंदोलन जीवी कह के किसानों का अपमान किया जा रहा है,
खालिस्तानी कह के किसानों का अपमान किया जा रहा है, देशद्रोही कह के किसानों का अपमान किया जा रहा है। आपको लगता नहीं कि वो नैरेटिव नुकसान कर सकता है आपको? सिर्फ मैंने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, सारे दलों ने कहा कि जो लाल किले पर चढ़े वो किसान नहीं हो सकते। पर लाल किले पर चढ़ कैसे गए? अब तो मजबूत सरकार है देश में। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली पुलिस ने संयम रखकर गोली नहीं चलाई, इतना ही है। हम नहीं चाहते थे कि आंदोलन रक्त रंजित हो जाए। लेकिन इस बात की तो जानकारी दिल्ली पुलिस को और एजेंसियों को पहले से थी कि उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, कुछ ऐसे तत्वों का जो कुछ हमने कहा भी ऐसी था घटनाओं को अंजाम दे दें। ऐसा है, हमने एक चर्चा भी करी थी, उन्होंने हमें लिखित में दिया था कि यही रूट पर हम निकलेंगे। जब वादा तोड़ते हैं तो संघर्ष भी हुआ, टीयर गैस भी चलाई, लाठियां भी चलाई, मगर हमने गोली चलाना उचित नहीं समझा और 2.5 घंटे में पूरा दिल्ली खाली भी करा लिया। आपको दुख हुआ इस बात का? लाल किले पर चढ़ गया कोई और उसने वहां एक धार्मिक झंडा फहरा दिया। चलिए भाई, मेरे दुख की अभिव्यक्ति का एक कार्यक्रम नहीं है, बंगाल के चुनाव पर डिस्कशन का कार्यक्रम है। नहीं नहीं, बेशक है, लेकिन क्योंकि इसकी आंच यहां तक आएगी या नहीं, ये सवाल इसलिए पूछा जाना जरूरी था। मैं वापस फिर बंगाल पर आ रहा हूं। बंगाल को लेकर आपकी प्लानिंग, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हम 200 पार जाएंगे और ये तय कर लिया हमने, लगता है कि पूरी तरह से क्लियर है। नेता कौन होगा बंगाल में बीजेपी का? बंगाली ही होगा। कैलाश जी नहीं होंगे, ये तय है। स्वाभाविक रूप से कैलाश जी नहीं होंगे। बंगाल का ही मिट्टी का धरती पुत्र यहाँ का अगला मुख्यमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। यानी कि टीएमसी से आया हुआ आदमी भी नहीं बनेगा, इसका मतलब? मैंने ऐसा नहीं कहा भाई, कहां से आया हो, बंगाल का धरती पुत्र का। इस बंगाल के चुनाव में आप एक रणनीतिकार के तौर पर इसको टफ पा रहे हैं, इसको इजी पा रहे हैं, या आपके लिए ये सामान्य है जैसे कोई भी चुनाव आप प्लान करते हैं बाकी? देखिए, कोई भी चुनाव, हर चुनाव टफ ही होता है, परंतु जहां तक जनता के मूड का सवाल है, मैं समझता हूं जनता ने मन बना लिया है। अब चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है अपना मत व्यक्त करने की, और मैं बंगाल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस बार आपके बूथ पर कोई गुंडा आपको नहीं मिलेगा, डर मत रखिए, क्योंकि जिस प्रकार की जागृति जनता में आई है, गुंडों की भी हिम्मत नहीं है कि मतदान रोके, और चुनाव आयोग पुख्ता व्यवस्था करने वाले है। लेकिन वो तो उल्टे आप पर आरोप लगा दे रहे हैं कि आप लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं चुनाव को। तो उनकी पुलिस क्या करती है? आप बताइए ना। मैं क्या बताऊं? आप उन पर आरोप लगाते हैं कि वो मैनिपुलेट कर रही हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। नहीं, मगर क्या हम मैनिपुलेट करेंगे? कलेक्टर उसका, डीएसपी उसका, थानेदार उसका, कांस्टेबल उसका, हम क्या मैनिपुलेट करेंगे? लोकतंत्र में लोगों की आस्था कमजोर नहीं होती जब राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये कह के आरोप लगाती हैं? बिहार के चुनाव में भी हमने देखा, जब बाद में दब गई वो बात, कि भाई चुनाव में जो है गड़बड़ हुआ है, वोटों की गिनती तो दोबारा होनी चाहिए, ईवीएम पर तो हमें भरोसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि लोगों की आस्था लोकतंत्र में, चुनाव व्यवस्था में इससे डोलती है, हिलती है? देखिए, आस्था तब डोलती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा जब हम जीतते कहते हैं ये में गपला हो गया, ऑपोजिशन भी कहता है, मगर जीतते हैं तो शपथ ले लेते हैं, फिर तो नहीं लेनी चाहिए। राजस्थान सीएम ने शपथ नहीं लेनी चाहिए थी, छत्तीसगढ़ सीएम ने शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। गड़बड़ वाला चुनाव कैसे शपथ करते हो भाई आप? और हार जाते हो कहते हो तो गड़बड़ है, ऐसे तो नहीं होता भाई। दो में से एक चीज तय करो ना। केवल चुनाव आयोग ही नहीं, आज तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भी यहाँ मंच पर थे, तो केवल चुनाव आयोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भी, सीबीआई पर भी, या देश की अन्य संवैधानिक एजेंसियों पर भी अचानक एक के बाद एक सवाल खड़े हुए हैं। और ममता बनर्जी केंद्र में रही हैं, लगातार वो उस सियासत का सेंटर पॉइंट रहते हुए आपके ऊपर हमले करती रही हैं। क्या आपको लगता है वो सारी बातें भी बंगाल के चुनाव का हिस्सा होंगी? जरूर होगी। ममता दीदी ने हम पर हमले करने की जरूरत नहीं है, बंगाल की गरीबी पर हमला करना चाहिए, बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति पर हमला करना चाहिए, घुसपैठ हो रही है उसको रोकने के लिए हमला करना चाहिए। उन्होंने यहाँ फिर से एक बार सांस्कृतिक रूप से किसी के साथ अन्याय न हो, धार्मिक रूप से किसी के साथ अन्याय न हो, ऐसी परिस्थिति बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हम पर हमला कर कर क्या ले लेगी? कुछ नहीं मिलेगा। सोनार बांग्ला आप कह रहे हैं, सोनार बांग्ला का स्वरूप क्या होगा? आपका
व्यू पॉइंट या आपका उसको लेकर आउटलुक क्या है? देखिए, ये एक कंसेप्ट है। हर डायमेंशन से बंगाल देश की अन्य राज्यों की स्पर्धा में टॉप पर है। क्राइम के रिकॉर्ड में नहीं, शिक्षा में, अर्थ नीति के क्षेत्र के अंदर, हमारी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना, मजबूत करना, उसके अंदर देश की बाउंड्रियों को सुरक्षित करना, इसके अंदर ये सब क्षेत्रों में बंगाल टॉप पर है। और बंगाल देश का सबसे बड़ा जीडीपी कंट्रीब्यूटर बने। एक लड़ाई हम लोगों ने उस समय देखी जब सिंगूर का पूरा आंदोलन चला और इंडस्ट्री गुजरात जाती हुई दिखी। वो कड़वाहट आज भी ममता बनर्जी के जब भाषण होते हैं उसमें दिखाई देती है। उन्होंने कई बार कहा कि बाहरी लोग हैं, ये तो गुजराती आ गए हैं, गुजराती यहाँ पर आ जाना चाहते हैं। तो उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, वो डरे नहीं। गुजराती यहाँ चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। सिर्फ बंगाली ही लड़ेंगे। हम तो प्रचार करने आते हैं। बंगाल को बंगालियों ने ही चलाना है। बंगाल के लोग ही यहाँ शासन करेंगे और बंगाल के लोग ही यहाँ सुशासन प्रस्थापित करेंगे। वो ऑफर देके गई हैं आज कि अमित शाह चुनाव लड़ें, हम अपनी सरकार में मंत्री बनाने को तैयार। मुझे लड़ना जरूरी भी नहीं है। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं एक जगह से, मुझे लड़ने की जरूरत भी नहीं। नंदीग्राम की सीट को लेकर इस वक्त जो परिस्थिति बनी हुई है, आपको क्या आपकी पार्टी टारगेट कर रही है कि भाई ममता बनर्जी को हराना है हमें, या तृणमूल कांग्रेस को हराना है? हमें तो तृणमूल कांग्रेस के हर प्रत्याशी को हराना है, मगर हम व्यक्तिगत टारगेट तय नहीं करते हैं। मगर ममता बनर्जी के सामने जहां पर भी खड़ी रहेगी डटकर लड़ेंगे और हराने का एडी चोटी का प्रयास करेंगे। कभी कभार फंस जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी पार्टी के नेता यहाँ ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं जिसमें जवाब देना थोड़ा सा अजीब हो जाता है? टांग ऐसा तोड़ हर देंगे, पार्टी का पैर होता तोड़ है। देंगे, हाथ तोड़ देंगे। हर पार्टी का ऐसा होता है भैया, मगर बाय एंड लार्ज सभी पार्टियों की कंपैरिजन में हमारी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि बाकियों के मुकाबले आपकी स्थिति अच्छी है? घटनाक्रम का एनालिसिस होता है, इसके आंकड़े होते हैं, तो हम अच्छी स्थिति में हैं। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने तय कर लिया है। उनका मिलकर चुनाव लड़ना आपके लिए फायदे का सौदा होगा, घाटे का सौदा होगा, या तृणमूल कांग्रेस के लिए फायदे या घाटे का सौदा होगा? वो किसको डेंट करेंगे? देखिए, मैं मानता हूं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अब स्थिति ये नहीं कि एंटी तृणमूल कांग्रेस के वोट में बंटवारा होगा, अब स्थिति ये है कि एंटी बीजेपी वोट के अंदर बंटवारा होगा। आज इत्तेफाक से जो पहला सत्र हुआ यहाँ पर, वो बंगाल के राज्यपाल थे और उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे कड़े तीखे सवाल उठाए। ममता बनर्जी कहती हैं कि वो बीजेपी की भाषा बोलते हैं। हालांकि आज एक अच्छी बात ये रही कि उन्होंने बहुत ज्यादा कड़े हमले राज्यपाल पर नहीं किए। उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति आती है बंगाल में, या आ गई है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन की नौबत है? देखिए, ये जो आप सवाल पूछते हो, इसके जवाब इस प्रकार के कार्यक्रम में मैं दे भी नहीं सकता। मैं शपथ लिया हुआ व्यक्ति हूँ और मैं गंभीरता से मेरी शपथ का पालन करता हूँ। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात तो आप भी कह ही रहे हैं लगातार कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है। ऐसा कहाँ कहा लॉ एंड ऑर्डर? आप तो 356 की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की बात। नहीं, मैं बतौर गृह मंत्री आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बतौर बीजेपी के स्टार कैंपेनर जो आज यहाँ पर। दो व्यक्ति है ही नहीं। अमित शाह एक ही होता है, गृह मंत्री नाते और बीजेपी लीडर है नाते। मैंने संविधान की शपथ ली है, इसको नहीं तोड़ सकते। तो आपने बाकी लोगों को ये छोड़ रखा है कहने के लिए कि तुम बोलते रहो राष्ट्रपति शासन, मैं नहीं बोलूंगा? नहीं, मुझे बोलना नहीं होता है, डालना होता है। तो आज की इस परिस्थिति में जब हम यहां पर बैठकर बात कर रहे हैं और बंगाल का चुनाव सामने खड़ा हुआ है, तो हम यहां से जब सोनार बांग्ला की बात आपसे करते हैं और आप एक रूपरेखा उसमें लेकर आते हैं, तो बंगाल की तुलना क्या हम करें कि आप गुजरात से बेहतर इसको करके दिखाना चाहते हैं? मैं तो पंजाब से बेहतर करके दिखाना चाहते हैं? ऐसा है, मैं तो मानता हूं कि देश के छोटे से छोटे राज्य से लेकर बड़े के बड़े राज्य के बीच में एक स्वस्थ और तंदुरुस्त स्पर्धा होनी चाहिए आगे बढ़ने की। हर राज्य ने प्रयास करना चाहिए नंबर 1 पर पहुंचने का, बंगाल ने भी करना चाहिए, तभी तो भारत आगे पहुंचेगा। सभी लोग एक हेल्दी कंपटीशन से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आगे। मगर आगे कैसे बढ़ेंगे? यहाँ पर 3 चीजें हुई है ममता दीदी के शासन के अंदर। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का टोटली पॉलिटिसाइज किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को। यहाँ पर पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो चुका है।
और यहाँ पर करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। ये तीनों चीजों के रहते हुए मैं नहीं मानता कि बंगाल इस स्पर्धा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। ये तीनों चीजें ऐसी है जो किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए रोड़ा है और रोकने वाले बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। अब आप गुजरात मॉडल नहीं दिखाते कि गुजरात मॉडल है और ऐसा हम आपको बना के देंगे आगे आने वाले दिनों में अगर हमारी सरकार आएगी? नहीं, बंगाल स्वतः ही एक मॉडल था, पास्ट में स्वतः ही एक मॉडल था, बड़ा गौरवप्रद इतिहास रहा है। हम वहां पर भी पहुंचा पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमें बहुत संतुष्टि होगी और मुझे भरोसा है कि वो रास्ते पर हम जरूर चढ़ पड़ेंगे, द्रुत गति से चढ़ेंगे, तेजी से चलेंगे। चुनाव फेयर हो पाएगा आपको लगता है बंगाल में? इस बार जनता का जो मूड है, जो भी चुनाव को फेयर नहीं कराना चाहेगा, जनता उसको सहन नहीं करेगी। लेकिन जिस तरीके से आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पर हमले हुए हैं और उसमें आपकी पार्टी को मुखर होकर यह कहना पड़ा है कि भाई ये ठीक नहीं है, क्या उसके बाद आपको लग रहा है कि चुनाव के दौरान आपकी चिंताएं सामान्यतः से ज्यादा होंगी इस बार? नड्डा जी पर हमला तो निंदनीय ही है, परंतु 130 कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं, मगर अब परिस्थिति बदली है। तृणमूल के गुंडे भी उनके बॉस का ऑर्डर लेने में विचार कर रहे हैं कि अब सामने से मार पड़ेगी। जनता इतनी जागरूक हो गई है कि गुंडों को रोकने लगी है। इस पूरी समीकरण में आपको इन सारी चीजों को देखने के बाद कहीं इस बात का डर या चिंता या आशंका नहीं होती कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जिससे हम बाहर ले जाना चाहते हैं कहीं फिर वैसा ही ना हो जाए, खून खराबा जिससे हम लगातार बोलते रहे कि एक समय था जब 55,000 राजनीतिक मौतें हो गई बंगाल के अंदर, फिर वैसी ही कोई परिस्थिति चुनाव के दौरान ना खड़ी हो? जरा भी नहीं होगी ऐसी परिस्थिति। मैंने कहा जनता जब तय कर लेती है तब शांतिपूर्वक ही परिवर्तन होते हैं। तो आपने क्यों चाहा कि एक लंबे कार्यक्रम में चुनाव हो बंगाल में, एक साथ में 2-3 चरण में क्यों ना हो? हमने नहीं चाहा ऐसा। आपकी पार्टी नहीं चाहती कि 7-8 नहीं, हमारी पार्टी ने अपना पक्ष रखा है, तय तो चुनाव आयोग ने करना है। तय चुनाव आयोग करेगा, लेकिन आपने अपनी इच्छा तो जताई है। हाँ, तो इच्छा जताई ना, उसमें क्या है? तो क्यों आप चाहते हैं कि 7-8 चरणों में चुनाव हो? क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस सब जगह पे पहुंच पाए। तो ये तो फिर गृह मंत्री की चिंता हो गई ना, ये गृहमंत्री पार्टी के नेता की चिंता थोड़ी है। पार्टी का मानना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है तो हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस होने चाहिए। यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा ऐसा डर आप लोगों को है ना? नहीं भाई, पार्टी के लोग कोई पॉसिबिलिटी छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, वो तो हर पॉसिबिलिटी को मतलब जितने भी लूपहोल्स दिखेंगे उसको प्लग करने का प्रयास करेंगे। आप नाम नहीं देना चाहेंगे कि किसको नेता बनाएंगे अपना, कौन चेहरा होगा? नाम नहीं देंगे, किसको चेहरा बनाएंगे, कौन नेता होगा? नहीं, अंत में तय करेंगे। मैंने कहा ना कि बंगाल का धरती पुत्र ही यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं समझ गया इस बात को। मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूँ वो ये कि जब आप चुनाव मैदान में आ चुके हैं तो क्या अपने नेता का नाम घोषित करेंगे कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा अगर हम सरकार बनाते हैं? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय करना है, अगर तय करता है तो जरूर घोषित कर देंगे। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही ना? ऐसा व्यक्ति मिला नहीं है या अभी तय नहीं किया है या चर्चा ही नहीं, अभी बात नहीं कर रहे हैं? अभी चर्चा ही नहीं, व्यक्ति तो बहुत सारे हुए। कौन कौन है, कुछ ऑप्शन ही बता दीजिए, एक नाम ना बताइए। ऐसा है भैया, मैं बहुत सारे इंटरव्यू लिया हूँ, ऐसे तू टाइटल नहीं निकल पाओगे मुझसे यार, रहने दो ना, टाइम जाता है, आपका टाइम खत्म होता है। मैं तो बहुत सारे विकल्प पूछ रहा हूँ आपसे कि आप कह रहे हैं बहुत सारे विकल्प हैं, क्योंकि आपकी पार्टी हमेशा ही कहती है कि हमारे पास बहुत सारे नेता हैं, वी हैव अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो बंगाल में वो सितारे कौन कौन है? बंगाल की जनता को मालूम ही है। कैलाश जी का नाम तो कट गया, बाबुल हैं, दिलीप घोष हैं। मैंने कहा ढेर सारे नेता है, यहाँ का मुख्यमंत्री बंगाल का धरती पुत्र ही बनेगा। आप कल रात 3 बजे आसाम से यहाँ बंगाल पहुंचे, सुबह 7 बजे से फिर आपके चुनावी कार्यक्रम शुरू हो गए और अभी रात में 9:15 बजे हैं। अभी भी आप इस समय एक इंटरव्यू में बैठ के हिस्सा ले रहे हैं और आसाम की रणनीति के फौरन बाद बंगाल की रणनीति पे बात कर रहे हैं। आसाम की परिस्थिति आप क्या देख के आए हैं? आपका आकलन आसाम अच्छी परिस्थिति है, हमारी सरकार बहुत अच्छा की है, मुझे भरोसा है आसाम की जनता फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। एनआरसी सीए का जो मसला हुआ, क्या आपको लगता है कि आसाम में, बंगाल में नहीं तो आसाम में कहीं आपको वो नुकसान कर सकता है या चुभ सकता है किसी? देखिए, जो पार्टी के सिद्धांत होते हैं, मूल सिद्धांत,
वो नफा नुकसान के तराजू में हम नहीं तुलते हैं, देश हित के तराजू में तुलते हैं। हो सकता है फायदा हो या नुकसान हो, मगर जो मूल सिद्धांत है उस पर भारतीय जनता पार्टी अडिग रहती है और मुझे लगता है कि रहना चाहिए। तो क्या हम ये माने कि जैसा आपने आज इशारा दिया, कोविड के वैक्सीनेशन के बाद सीएए का आरंभ होगा फिर से? मैंने ऐसा नहीं कहा है कि कोविड के वैक्सीनेशन के बाद शुरू होगा, मैंने ऐसा कहा है कि कोविड और वैक्सीनेशन के कारण लेट हुआ है। ये डराने के लिए कहा आपने ममता बनर्जी को, या सीरियसली इस पर आगे कार्रवाई होने वाली है? डराने के क्या, देश का कानून है, डराना क्या है इसमें? देश के कानूनों को लेकर एक बड़ी अजीब सी स्थिति आ गई है पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो कृषि बिल रहे हों या फिर ये एंटी सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान की बात रही हो। और राज्यों ने, जहां आपकी सरकारें नहीं है, खुल के ये कहना शुरू कर दिया हम अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पास कर रहे हैं जी, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते। क्या ये लोगों के मन में एक आशंका पैदा नहीं करता, लोगों के मन में? जरा भी नहीं करता। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि स्टेट में एक पार्टी की सरकार हो, सेंटर में दूसरी पार्टी की। हम भी ऑपोजिशन में लंबे समय तक रहे, ज्यादातर ऑपोजिशन में ही रहे। हमने कभी इस तरह से संसद के बनाए हुए कानूनों को राज्य के विधानमंडल से चैलेंज में नहीं डालता है। जो लोग कर रहे हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर का नुकसान कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का उनके पास कोई तोड़ नहीं है, उनके सुशासन का कोई जवाब नहीं है, उनके तर्कों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए इस प्रकार से विवाद खड़ा करना चाहते हैं, मगर जनता सब समझती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी वाला डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जो है वो आपकी पार्टी जरूरत से ज्यादा यूज करती है? हर जगह पर केवल नरेंद्र मोदी जी का ही नाम आगे चलाया जाता है। नहीं तो किसका दे? और भी नेता होने चाहिए ना आपकी? नहीं तो सबके है भाई, नाम तो सबके होते हैं, मगर मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे नहीं है जो सभा ही न कर पाए। जनता उनको सुनना चाहती है, उसको स्वीकारती है। कांग्रेस ने बीच में शुरू कर, प्रधानमंत्री क्यों प्रचार कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री क्यों प्रचार न करे? जनता के सामने अपनी पार्टी का विचार लेकर देश का प्रधानमंत्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? आपने ऐसे प्रधानमंत्रियों की परंपरा शुरू करी जिसको देश की जनता सुनना ही नहीं चाहती थी, तो नहीं करते थे वो पॉलिसी। आपको मुबारक। बिहार के चुनाव के पहले पार्टी ने वादा किया कि फ्री वैक्सीन देंगे, बंगाल वालों को नहीं मिलेगा क्या? नहीं, मेरी पार्टी ने बिहार सरकार के चुनाव में दिया है, किया है वादा। यहाँ घोषणा पत्र आएगा, इनकी टीम तय करेगी। मतलब यहाँ भी चांस है फ्री वैक्सीन का? मैंने ऐसा नहीं कहा भैया, तुम मेरे मुंह में चीजें मत डालो। यहाँ की टीम तय करेगी, ऐसा मैंने कहा। एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ चलने से पहले, आंदोलन जब चला सीएए को लेके, क्योंकि आज सीएए का जिक्र आया यहाँ, हम बंगाल में बैठे हैं, तो बार बार ये कहा गया कागज नहीं दिखाएंगे, तो ये कागज मांगना कब से शुरू करेगी सरकार? अरे भाई, इतना तो राम का सीता का हरण हो गया, मगर तेरी हरण की सीता नहीं हुई। तुम समझे ही नहीं मैंने क्या कहा है। तो आप मैंने कहा ना कि जब हम ये सारी चीजों से फ्री हो जाएंगे तब इसके रूल्स बनेंगे, रूल्स बनते ही इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह जी। नहीं, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ ना। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के अंदर हमेशा से सुशासन को महत्व दिया है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गुजरात के अंदर एक परिवर्तन करने का प्रयास किया और सफल प्रयास किया। इसके आधार पर 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको देश के प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया और देश की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत दिया, बड़े मन से आशीर्वाद दिया, और लंबे समय के बाद 30 साल के बाद एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार आई। मैं 6.5 साल मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, इसके बारे में बंगाल की जनता को इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल की सरकार उसी मॉडल पर चलेगी। देश के हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार फैसला लेने वाली सरकार है, फैसलों को नीचे तक पहुंचाने वाली सरकार है, देश के अर्थतंत्र को गति देने वाली सरकार है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली सरकार है, देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, बिजली, पीने का पानी,
गैस का सिलेंडर और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आजादी के बाद पहली बार 60 करोड़ लोगों को ऐसा विश्वास आया है कि हम भी इस लोकतंत्र के हिस्सा हैं। इनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया है। आमूल चूर परिवर्तन नीति विषयक चीजों में हर क्षेत्र के अंदर हुए। नई शिक्षा नीति भी आई है। बैंकिंग क्षेत्र में के अंदर भी भ्रष्टाचार कम हो, इसके लिए आमूल चूर परिवर्तन किए हैं। इकोनॉमी के क्षेत्र के अंदर भी सारी पुरानी चीजों को छोड़कर नए ढर्रे से बाहर निकलकर नए रास्ते पर कदम रखा है। इसके अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं। कोरोना के खिलाफ की लड़ाई भी एक ढंग से लड़ी गई और दुनिया में सबसे सफल कोरोना की लड़ाई अगर कहीं लड़ी गई तो भारत में लड़ी गई। और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी एकदम सुचारू रूप से और गति से चल रहा है। ये मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी सफलता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमने कभी गोता ही नहीं करी। आए दिन घुस जाते थे, घुसकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। नरेंद्र मोदी सरकार के समय में 2 अटैम्प हुए, उरी में और पुलवामा में, दोनों जगह पर। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एक बार एयर स्ट्राइक कर उनके घर में घुसकर हमने जवाब दिया है और दुनिया को यह दिखाया है कि भारत की रक्षा नीति और विदेश नीति दोनों के बीच में एक अंतर है। हमारी रक्षा नीति बहुत स्पष्ट है कि हमारी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा है और विदेश नीति भी बहुत स्पष्ट है कि हम सबसे शांति चाहते हैं, सबसे मित्रता चाहते हैं, मगर हमारी सीमाओं के सम्मान के साथ चाहते हैं। ये पहली बार 70 साल में दोनों को अलग करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अवकाश का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र हो और सेनाओं का आधुनिकीकरण का मामला हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने रिफॉर्म्स किए हैं। खदानों के बारे में, कृषि के बारे में और ढेर सारी चीजों के बारे में हमने रिफॉर्म करे हैं और देश एक गति से आगे बढ़ जाए। मैं देश की जनता को और विशेषकर बंगाल की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं कि आप मनमोहन सिंह जी के समय की भारत की स्थिति याद करिए और आज की भारत की स्थिति याद करिए। दुनिया पूरी नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के नाते क्या बोल रहे हैं, इसको सुनने के लिए लालायित रहती है। वो दुनिया में एक ट्रेंड बनता है, एक सशक्त भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण और गौरव के साथ जीने वाले भारत के निर्माण के रास्ते पर हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। ये देश का पूर्वी क्षेत्र विकास से थोड़ा दूर रह गया है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, यहां पर भी विकास पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, जहां जहां हम गए वहां विकास हुआ है। बीमारू राज्यों में हमें सत्ता दी गई, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। आज कोई भी राज्य बीमारू राज्य नहीं रहा है, उसे बाहर निकालने का काम एनडीए ने किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि बंगाल की जनता हमारे साथ रहे, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। आप एक बार कम्युनिस्टों को बड़ा लंबा मौका दिए, तृणमूल कांग्रेस को दिए, कांग्रेस को दिए, एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम सोनार बांग्ला की रचना करेंगे और बंगाल का खोया हुआ गौरव फिर से एक बार वापस लाकर बंगाल को देश का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बनाएंगे। आप हम पे भरोसा करिए। हम सुशासन भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे और एपिसमेंट और घुसपैठ को पूर्णतया इस राज्य से समाप्त कर देंगे। इतना ही मुझे कहना है। आपका धन्यवाद। धन्यवाद अमित शाह जी, आप आज तक पर आए, आपने समय निकाला। ईस्ट कॉन्क्लेव इंडिया टुडे का ज्यादातर बातें बंगाल पर हुई। हम उम्मीद करते हैं देश के और अहम विषयों पर भी आप ऐसे ही आगे समय देते रहेंगे हमेशा की तरह और सवालों का ऐसी ही साफ गोई से जवाब देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक पर आने के लिए।